कांग्रेस पार्टी ने अब तक के अपने सबसे बुरी शिकस्त देखी है और झेली है। कांग्रेस की हालत क्या वाकई में ऐसी होनी चाहिए थी? क्या कुछ हो रहा है पार्टी के भीतर? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जाहिर सी बात है, शिकस्त ऐसी है, इसके बारे में पार्टी आत्ममंथन कर रही होगी, लेकिन एक राजनीतिज्ञ और एक चिंतक के तौर पर और कूटनीतिक राजनीतिज्ञ मैं आपको कहूंगा, क्योंकि आपको कई बार चाणक्य की संज्ञा दी गई है। ऐसे में इस हार के लिए सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? प्रजातंत्री व्यवस्था में हार जीत होती रहती है। 2004 में हम लोग जीते, 2009 में भी हम लोग जीते, 10 साल तक हम सत्ता में रहे। अब उसके बाद अगर 10 साल में सत्ता रहने के बाद अगर हम लोग सरकार नहीं बना पाए तो उसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हार इतनी बुरी होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ किया, नतीजे भी अच्छे रहे। विश्व की रैंकिंग में हम लोग अर्थव्यवस्था में बेहतर भी हम लोग आगे आए हैं। लेकिन जो एक पूरे देश में जो एक माहौल बन गया, उसको हम लोग अपना पक्ष नहीं रख पाए। क्या आप कहेंगे कि आप इसको भांप नहीं पाए, या आप कहेंगे कि दरअसल एक ऐसी लहर थी जिसे आप समझ नहीं पाए, जिसे मोदी लहर भारतीय जनता पार्टी कहती रही? दोनों चीजों में कुछ सत्यता है। हम लोग सही में भांप भी नहीं पाए, और इतना गुस्सा होगा लोगों में वो हम लोग नहीं समझ पाए। मोदी लहर वाकई में आपको दिखी? क्या आप इसे, इस जीत को जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्या इसे आप मोदी लहर कहेंगे या इसे आप भारतीय जनता पार्टी की जीत कहेंगे? आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहूंगा कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोट हुआ है। लेकिन जैसे ही आप नरेंद्र मोदी से बात करें, उनसे पूछें, वो ये कहते हैं ये आशा का वोट है, उम्मीद का वोट है। एंटी इनकम्बेंसी होता तो दूसरी पार्टियों को भी मिलता। तो निश्चित तौर पे आशा और उम्मीद के साथ जब जनता ने वोट दिया, मैं तो इस बात को एक देश के लिए अच्छी बात मानता हूं कि स्पष्ट बहुमत भाजपा को दे दिया। अब उन्हें कोई बहाना बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे दिन आना चाहिए, और अच्छे दिन आने के लिए महंगाई कम होना चाहिए। नहीं तो ये सारी चीजें तो आपकी सरकार को भी करना चाहिए था ना। किया था। 10 साल आप लोग सत्ता में रहे, और आप आपसे वही कह रहा हूं जी। अगर आप समझें, इन्फ्लेशन की जहां तक बात है जी, महंगाई की बात है, जो भी कड़े कदम उठाए जा सकते थे हमने उठाए हैं, और महंगाई कई चीजों में कम भी हुई है। अनाज के मामले में हम लोगों ने किसानों को बेहतर कीमत दी, लेकिन साथ में सस्ता अनाज भी दिलवाया। 1-1 किलो पर गेहूं पर हम लोगों ने 18 रुपए किलो की सब्सिडी दी है, चावल पर कम से कम 22 रुपए किलो की सब्सिडी दी है। तो महंगाई कम करने के वो सारे कदम भी उठाए जो करना चाहिए था। जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, अगर मैं महंगाई पर आपसे जरा एक बार बात करूं, आपके कृषि मंत्री रहे शरद पवार जी पर बार बार ये आरोप लगता रहा कि उनकी वजह से जो तमाम चीजें हैं उसकी कीमतें बढ़ती नहीं। लोग कहते रहे कि यह पवार इफेक्ट है कि भाई दाल बढ़ जाता है, कभी चीनी बढ़ जाती है, कभी प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, और आढ़तियों को इस तरीके से बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। अगर ऐसी बातें नहीं थी तो आप बताइए ना, जिन चीजों पर आपने 100 दिन के भीतर कामयाबी हासिल करने की बात कही थी कि हम 100 दिन में महंगाई पर काबू पा लेंगे। 5 साल की सरकार 2009 से 14 तक चली और लोग त्राहिमाम करते रहे, नहीं कुछ हो पाया सरकार। एक बात समझ लीजिए, ये जो 100 दिन, 50 दिन, 1000 दिन की बात करते हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा, मैं समझता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, कहा हम लोगों ने, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं 10 साल तक जी। ये चीजें इस तरह का जो टाइम लिमिट हम 100 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में तो समझने में टाइम लग जाता है मंत्रियों को तो इसलिए ये बात नहीं करना चाहिए। फिर भी जी, अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो हम लोगों ने जो 2002 का निर्णय हो गया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कोई इसमें मार्केट से जोड़ा जाएगा, हम लोगों ने उसको रिवर्स किया और सब्सिडाइज किया कुकिंग गैस को, केरोसिन को और डीजल को। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। अब ऐसे में महंगाई एक बड़ा मसला था,
जिसको नाकाम रही आपकी सरकार काबू पाने में। कम से कम लोग ये कहते रहे। अब आपको क्या लगता है, मोदी जी इस महंगाई पर नकेल कस देंगे? आपकी उम्मीदें छोड़िए, लेकिन तंज छोड़िए, वास्तविकता बताइए, क्या कोई सरकार हमारे देश में महंगाई पर काबू पा सकती है? एक बात समझ लीजिए, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सप्लाई और डिमांड की अर्थशास्त्र का प्रिंसिपल है जी। जहां डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, वहां कीमतें बढ़ेंगी। अगर स्टेट इंटरवेंशन होगा जी, तो वहां कम होंगी, क्योंकि उसको आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा जी। या फिर हम लोगों ने जो निर्णय किया, रिटेल में एफडीआई आना चाहिए, किस लिए किया? ताकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो एक मिडिलमैन का जो प्रॉफिट है, उसको हम कम करें। तो वो सारे सिंह साहब, वही तो हम लोग यही बात नहीं समझ पाए। 10 साल आपकी सरकार रही और आखिरी साल में आपने वो सब कुछ करने की कोशिश की ऐसा नहीं, जो आपको शायद बहुत पहले करना चाहिए। एफडीआई की रिटेल की अगर बात कहेंगे, हम लोग तो शुरू से इसको चाहते थे। भाजपा का दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है, हम करना भी चाहते हैं, नहीं भी करेंगे। 2003 के पहले के उन्होंने कहा था 100% एफडीआई रिटेल में होना चाहिए, और उसके बाद पलट गए। जिस तरह से वैट में बदल गए थे, इसमें भी पलट गए। जिसमें जीएसटी में पलट गए थे, इसमें पलट गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि भाजपा जब विपक्ष में होती है तो एक चेहरा है, और जब सत्ता में आ जाती है तो दूसरा चेहरा आता है, और आप इसको देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अब पूर्ण बहुमत है। एक विवादास्पद मुद्दा राम मंदिर निर्माण, जिसे लेकर अब बीएसपी साफ तौर पर कह रही है आपके पास पूर्ण बहुमत है। यहां तक कि शंकर सिंह वाघेला, जो कि आपके कांग्रेस के नेता गुजरात में हैं, उन्होंने भी अपने विधानसभा में कहा कि अब तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का, अब तो पूर्ण बहुमत है आपके पास, खुद अपनी सरकार राम मंदिर बनाएं, धारा 370 को रिव्यू करें और गौ हत्या पर पाबंदी लगाएं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की ये सरकार इन तमाम चीजों पर ठोस कदम उठाएगी? जहां तक राम मंदिर का सवाल है, ये अदालत में है, इसलिए इसमें अदालत पर ही फैसला छोड़ना चाहिए। धारा 370 का जहां तक सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2/3 बहुमत से होता है जी। जहां तक गौहत्या पर प्रतिबंध का सवाल है, भाई मैं तो इसके गौहत्या के प्रतिबंध के पक्ष में शुरू से रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी सन 30 से गौहत्या पे प्रतिबंध की पक्षधर रही है जी। और इसमें एक भावना जुड़ी हुई है, तो इसलिए अगर गौहत्या पे प्रतिबंध की बात आती है, तो मैं तो गौशालाएं, मैंने मेरे कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में जी सबसे ज्यादा गौशालाओं का अनुदान दिया तो हम ही ने दिया जी। भाजपा की सरकार आई तो गौशालाएं, गौ सेवा आयोग ही समाप्त कर दिया। तो जहां तक गौहत्या का प्रतिबंध का सवाल है, मैं तो इस मामले में मानता हूं कि हम लोगों की जो भावना है गौहत्या प्रतिबंध की, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर राम मंदिर की बात करें, मान लीजिए कि कोर्ट के फैसले के आधार पर चीजें आगे बढ़ती हैं, वो तो बात सही है, लेकिन अगर उसमें सरकारी सहयोग की बात आती है और मौजूदा केंद्र सरकार उसमें सहयोग करने की बात करती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पर अपना सकारात्मक रुख रखेगी या आप इसका विरोध करते नजर आएंगे? जहां तक मेरा सवाल है और पार्टी का सवाल है, नरसिम्हा राव जी के समय में हमने इस बात का प्रयास किया था कि हमारे सनातन धर्म के जितने धर्मगुरु हैं, जितने शंकराचार्य जी हैं, रामनरेशाचार्य, रामनदी संप्रदाय के, उनका रामालय ट्रस्ट बनाया था, और रामालय ट्रस्ट को जो अविवादग्रस्त भूमि है वो ट्रांसफर करने की पहल की थी। मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे। हम चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद तो एक तो राजनीतिक संगठन हो गया है, हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी महाराज की अध्यक्षता में रामालय ट्रस्ट बना था, उसमें सारे धर्मगुरु रखे गए थे। लेकिन एक तरह से अगर आप देखें तो तमाम लोगों की राय तो यही है, अगर वो पहल होती है तो अदालत में इस बारे में दोनों पक्ष को बैठ के इसका रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए मुद्दा समाप्त हो। ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, जितने इस देश में ऐसे मुद्दे उनको समाप्त करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकारी सहयोग इसमें होना चाहिए। देखिए, सोमनाथ मंदिर के निर्माण में सरकारी सहयोग साफ और प्रत्यक्ष तौर पर सामने, वहां विवाद नहीं था, लेकिन राम मंदिर को लेकर विवाद रहा। अब जबकि मान लीजिए अभी तक हाईकोर्ट के आधार पर जो चीजें हैं उससे तो स्पष्ट होता दिख रहा है कि विवाद सुलझता जा रहा है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, उसका सरकार तय करती है कि भाई ठीक है,
हम तमाम संघ संगठन जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार को मदद करना चाहिए। क्या कांग्रेस को लगे कि हाँ ये कदम सही है, सरकार को मदद करना चाहिए? मैं इसमें यही कहूंगा, ऐसा कोई हल निकालना चाहिए जिससे हमारे मुसलमान भाई और हमारे सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, कोई एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि ये धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है जी। और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को तो ये मुद्दा मिल जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ये धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ है। सांप्रदायिकता की जहां बात आती है तो आप कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे चुनाव के दौरान आरोप लगाती रही कि आप मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को डराते रहे कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। क्या इसी का खामियाजा आपने उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर झेला? ऐसा हम कभी डरा के धमका के राजनीति नहीं करते। ये कांग्रेस जो कि एक लिबरल पार्टी है, जो कि एक उदारवादी पार्टी है, वो डरा के धमका के वोट नहीं करती। डरा के धमका के वोट करने की आदत तो भाजपा की रही है, संघ की रही है। हम लोग उदारवादी लोग हैं, हम कट्टरपंथी लोग नहीं हैं। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि संघ ने लोगों को डराया धमकाया? क्योंकि वहां पर तो आप देखें जो एक नई थ्योरी फ्लोट की जा रही है, कहा जा रहा है हिंदू पोलराइजेशन हुआ, हिंदू एकजुट हो गया, सारे जातियों को छोड़कर हिंदुओं ने एक साथ वोट किया। मुजफ्फरनगर के आरोपियों का भाजपा के मंच पर सम्मान करना आप क्या मानते हैं? नहीं तो आपके पार्टी में भी तो किसी ने नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी पूरे देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा, राहुल गांधी ने कहा। नफरत की खेती करते हैं नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी जी ने कहा। तमाम आपके नेता नरेंद्र मोदी पर इसी तरह की बातें करते रहे और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप तो आपके ऊपर भी उतना ही लगा। ऐसा है, मैं एक बात बता दूं आपको, समाज को तोड़ना का एक, अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस बात का एक चुनाव प्रचार के पहले से ही पिछले 50 साल से लोग कह रहे हैं और गलत आंकड़े दे रहे हैं। कहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या 47 में 3.5% थी, अब 20% हो गई, जबकि 47 में 11.6% थी और अब 14% है। ये गलत प्रचार करते हैं और उसमें भी अब घट रही है जो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड था वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड, मतलब कम होता चला जा रहा है। और कभी भी इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, न मुसलमान बहुसंख्यक हो सकते, लेकिन इनका निरंतर ये प्रचार चला हुआ है भाजपा संघ का। जब आप जानते हैं, अगर मैं मान लीजिए कि आपकी बात को सही मान लूं, और अगर ऐसा है जो कि आप लोग जानते रहे हैं, संघ के बारे में आपकी राय छुपी नहीं है, आप लगातार इसके बारे में अपना विरोध दर्ज करते रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी को इसकी जानकारी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने या फिर यूपीए सरकार ने 10 साल में इस पर कोई काम क्यों नहीं किया? एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पॉजिटिव काम किया है, नेगेटिव काम नहीं किया है। हम लोग कम्युनल वायलेंस बिल एक सकारात्मक तरीके से लाना चाहते थे। कम्युनल वायलेंस बिल में हम चाहते हैं कि जो नफरत की राजनीति करता है, जो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराता है, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जी। और वही कम्युनल वायलेंस बिल के अंदर अब डाला गया था, अमेंडेड कम्युनल वायलेंस बिल में। इस देश में उन सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए जो धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगे फसाद कराते हैं, राजनीति करते हैं, लोगों की लाशों पर राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह के भाषण आजम खान ने दिए, जिस तरह की बातें मुलायम सिंह यादव ने कही, जिस तरह की बातें अखिलेश यादव ने कही, मैं आपसे कहता हूं, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट मांगता है, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता की भावनाओं को भड़काता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सलमान खुर्शीद जी के सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सलमान खुर्शीद जी के ऐसे कई बयान आए। कौन सा, मैं बताइए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अल्पसंख्यकों का अस्तित्व खतरे में है, इस बार अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। उनकी रैलियों में ऐसी बातें निकल कर आई। देखिए, भाषण के दौरान कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। तो इसका दूसरा पक्ष अमित शाह के भाषण भी देख लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं निजी तौर पर जी, मेरा यह अनुभव रहा है कि कट्टरपंथी हिंदू और कट्टरपंथी मुस्लिम जो संगठन हैं, ये मिलकर राजनीति करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। जब तक हिंदू कट्टरपंथी नहीं होगा, तब तक मुसलमान
कट्टरपंथी नहीं होगा। दिग्विजय जी, आपने कहा कि संघ परिवार लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आम जनता देश की उनकी बातों को या दुष्प्रचारित बातों को सत्य मान रही है। अगर हम आपकी इस बात को मान भी लें, इस थ्योरी को मान भी लें, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अब आप लोगों के पास अब रास्ता क्या बचता है? क्या इस दुष्प्रचार को, तथाकथित दुष्प्रचार को आप आगे बढ़ने देंगे या आप इसके लिए एक दूसरा कैंपेन शुरू करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, सही चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए और यही कम्युनिकेशन में ही हम लोगों का सबसे बड़ा फेल्योर रहा है। हम लोग अच्छे कामों को भी नहीं भुना पाए और भाजपा के दुष्प्रचार को हम लोग काउंटर नहीं कर पाए। यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रही। आप हमेशा कहते हैं कि आप प्रचार नहीं कर पाए, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। कहां कमी रह जाती है भाई? सरकारी पूरा तंत्र आपके पास था, डीएवीपी नाम की संस्था आपके लिए काम करती रही, दूरदर्शन पर तमाम तरह के ऐड आपके आते रहे, 500 करोड़ के आसपास आपने खुद 500 करोड़ के आसपास आपका खुद का ऐड कैंपेन था कांग्रेस पार्टी का। इस अगर मान लीजिए उस फिगर को सही भी, आपके पास तो सरकारी तंत्र पूरा मौजूद था। आप लोगों को क्यों नहीं कन्विंस? कांग्रेस पार्टी कभी सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करती। आपकी पार्टी का तंत्र था, आपके कार्यकर्ता। हाँ, यही हम लोगों की कमी रही। जिस प्रकार से हमको हमारे अच्छाइयों को जनता तक पहुंचाना था, हम नहीं पहुंचा पाए और भारतीय जनता पार्टी कुप्रचार को हम काउंटर नहीं कर पाए। लेकिन इसमें गलती खैर छोड़ दीजिए, अगर ये रियलाइजेशन आज से नहीं, कम से कम 2010 से यूपीए सरकार के मातहत काम करने वाले मंत्रियों और आपसे जब से हमारी लगभग इधर पिछले 4-5 साल में बात हो रही है, आप बार बार ये इस बात को दोहराते हैं। ऐसा क्यों है कि फिर आपकी पार्टी आंख मूंदे पड़ी रही? कहीं तो कोई गलती है, कहीं तो कोई दिक्कत है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, कहीं ना कहीं हमसे कमी रही है। उसके लिए मैं तो कहता हूं कि आगे के लिए हमको सोच समझ के काम करना चाहिए। आपके बहुत सारे सांसद रहे लोग जो आज हताशा झेल रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी की कोर टीम जो है अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। बताओ, दुख इस बात का होता है जी कि जो तथाकथित इस कोर टीम के सदस्य थे वही अब ऐसी बात करने लगे। मैं नाम छोड़ दीजिए, इतने नाम हैं कि आप भी खैर छोड़ दीजिए और मैं भी उसको छोड़ देता हूं। ये तमाम लोग आज बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी की कोर टीम की निष्फलता, जमीन से कटे होने की बात, आम आदमी की बात न समझना, ये क्या है? तो जनप्रतिनिधियों को जमीन से काटने को किसने कहा था? क्यों कटे? भाई ठीक है, 10 दोष हमारे बीच में हमारे में हो सकते हैं जी। आपको कौन रोक रहा था? आप क्यों कट गए जमीन से? नहीं तो उनका कहना यह है कि उनकी आवाज ऊपर पहुंचती नहीं थी, आप नहीं पहुंचने देते थे। देखिए, आपको माना जाता है कि आपकी सरपरस्ती में राहुल गांधी ने राजनीति सीखी है। ऐसा है। अब लोग आपसे बड़े नाराज हैं, बहुत सारे लोग। जी, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह की कुंडली में ही लिखा हुआ है कि करेगा कोई, ठोक देगा दिग्विजय सिंह। अच्छा, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को गलत एडवाइजेस मिलते रहे, उन्हें फीडबैक सही नहीं मिलता रहा और शायद एक स्तर पर राहुल गांधी जमीन से कटे हुए थे? एक बात मैं आपको बताता हूं जी। 2004 में राहुल गांधी चुनाव लड़े, 2009 में हम लोग चुनाव जीते जी। राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी जी। राहुल गांधी जी ने कई स्टेट्स में प्रचार किया, वहां हम लोग जीते भी। अब राजनीति में हार जीत होती है जी। तो इसमें इतना बड़ा इसको वो पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है? आपके साथ साथ जयराम रमेश जी भी आजकल बहुत जबरदस्त तीर झेल रहे हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत बड़ा कर किया राहुल जी का। अब पता नहीं, आप बेहतर जानते होंगे। एक और व्यक्ति हैं जो कि राजनीति से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, पहला नाम मैं छोड़ देता हूं, खाली सिंह काफी है, आप भी समझ गए, सिंह, के सिंह। चलिए, अच्छा, कनिष्क के बारे में आप बात क्या है इसमें? सब लोग इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। भाई देखिए, ये कहा जाता है कि सिंहवाद और जयराम रमेश, इन सब लोगों ने मिलकर बेचारे भोले भाले राहुल गांधी को बरगला दिया। ऐसा है, गणेश सिंह जी 2004 से उनके साथ हैं जी। 10 साल तो बहुत अच्छा काम किया जी, ठीक है ना। अब एकदम से खराब हो गए। जयराम रमेश जी खुद थोड़ा सा आत्मचिंतन करें जी कि उनकी मिनिस्ट्री में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है जी, तो फिर उसका लाभ उनको क्यों नहीं मिला? जी। ये आरोप कितना अपने आप में सही है कि राहुल गांधी अभी भी
हिंदुस्तान की राजनीति की नब्ज नहीं पकड़ पाए हैं। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, नहीं समझ पाए क्या करना चाहिए था। उसके बाद कहा कि पार्टी को रिजुविनेट करूंगा, किया, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के पूरे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज, सब कुछ अपने हाथ में होने के बाद भी राहुल गांधी इफेक्टिव नहीं रहे। क्या वाकई में आपको लगता है कि राहुल गांधी को अभी और सीखने की जरूरत है, या आपको लगता है कि नहीं, शायद जो वो सोचते हैं वैसा वो डिलीवर नहीं कर पा रहे? अजय कुमार जी, नाराजगी सरकार से थी, संगठन से नहीं थी। जिस प्रकार से यूपीए 2 में जी, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगे, उन आरोप प्रत्यारोप का हम लोग सकारात्मक ढंग से उत्तर नहीं दे पाए। जी, जिस प्रकार से हम लोगों को सकारात्मक जो पहलू थे उसको जनता तक नहीं ले जा पाए। जी, तो इसमें जो भी नाराजगी थी आज, जी, वो तो सरकार के प्रति थी कि संगठन के प्रति थी? तो ये जिम्मेदारी फिर संगठन को लेनी पड़ी ना, लेनी पड़ी, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। और ऐसे में जिम्मेदारी क्या सोनिया गांधी जी की ज्यादा बड़ी मानी जाए या ये राहुल गांधी जी की बड़ी मानी जाए? क्योंकि भाई कैंपेन तो पूरा राहुल गांधी चला रहे थे। ऐसा है कि जब जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी दोनों ले चुके हैं, जी, वही नहीं है, जिम्मेदारी तो हम सबकी है, दिग्विजय सिंह की भी है और उस आखिरी कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी है जो पोलिंग बूथ पर वोट दिलवाता है, वोट निकालता है। पोलिंग बूथ के वोटर लिस्ट पर हम लोग नाम जुड़वाते हैं, कटवाते हैं। जो माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए जी, वो उसमें कमी हमारी रही। एक बहुत बड़ा धड़ा है कांग्रेस के भीतर जो अब ये मानता है कि शायद राहुल गांधी अब उतना अच्छा इफेक्टिव लीडरशिप प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे में प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए। कांग्रेस को एक नए चेहरे, एक नई सोच और एक नई दिशा की जरूरत है, जो प्रियंका गांधी के अलावा फिलहाल कोई प्रदान नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि प्रियंका जी का जो इंटरेक्शन मीडिया से थोड़ा बहुत हुआ है, प्रभावी हुआ है, लेकिन ये निजी निर्णय उनका है कि वे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, ये उनका निजी निर्णय है। कांग्रेस पार्टी को इस बुरे समय में जहां से जिससे भी मदद मिल सकती है लेना चाहिए, और उसमें बहुत डिप्लोमेटिक प्रियंका जी तो आगे हैं ही। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? दिग्विजय जी आज क्या कहेंगे न्यूज नेशन पर? क्या प्रियंका गांधी को और ज्यादा सक्रिय तरीके से राजनीति में आना चाहिए? शायद वो अपने भाई और अपनी माता की ज्यादा बेहतर मदद कर सकती। ये निर्भर करता है हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पर। चलिए अब जरा मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी के बारे में चीजों को सामने रखने, उनके गुजरात मॉडल को ध्वस्त करने और उनके सत्तारूढ़ होने पर किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस पर जितने मुखर तरीके से आपने बात की, कांग्रेस के बहुत सारे नेता नहीं करते थे। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन हिंदुस्तान के लिए अच्छे होंगे? भाजपा के पूरे प्रचार में और विशेषकर नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में जी पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा जी, यहां तक कहा था, उनकी ट्वीट्स देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए कि जब तक कारगिल के शहीदों का बदला नहीं लिया जाता है, जब तक हमारे बहादुर जवानों के कटे हुए सिर का बदला नहीं लिया जाता है जी, तब तक उनसे कोई संपर्क या संवाद नहीं होना चाहिए। तो मोदी सरकार से उम्मीदें तो अलग, डिमांड आपकी क्या है? महंगाई कम कर दें? एकमात्र डिमांड है जी, अच्छे दिन ले आइए, महंगाई कम कर दीजिए जी, सारे लोगों को नौकरी दिलवा दीजिए जी, भारत के बाहर और अंदर की सिक्योरिटी इतनी मजबूत कर दीजिए कोई घटना ना हो, और साथ में जी, इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए वो सारे कदम उठाइए जिससे हम लोग जोड़ने की राजनीति करें, तोड़ने की राजनीति ना करें। आपके दंश को हम तो समझ पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसको उसी तरीके से समझ पा रहे हैं जिस अंदाज में आपने इसको सामने रखा है। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने का। धन्यवाद अजय।